नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। जैसा कि मैंने लिखा अभी अभी फेसबुक पर, साथियों, कल कुछ बातें अधूरी रह गई थीं तकनीकी वजह से। शायद कनेक्टिविटी में एक तरह से बाधा आ गई थी, तो मेरा फेसबुक लाइव बंद हो गया था। लेकिन बातें अधूरी थीं और उसे पूरी करने का एक तरह से दायित्व तो मेरा बन गया कि उसको पूरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात कर रहा था। क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कल 105वां दीक्षांत समारोह कल से मन रहा है, जो आज भी चला और कल भी चलेगा। कल हमारे DBPG कॉलेज के 900 से 1000 विद्यार्थियों को स्नातक और परास्नातक उपाधियां दी जाएंगी, जिसमें हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति और हमारे रेक्टर और सारे विभाग के अध्यक्षों की उपस्थिति रहेगी। और हम सब बड़े धूमधाम से अपने विद्यार्थियों को उपाधि बांटेंगे। महत्वपूर्ण उपाधि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। पंडित मदन मोहन मालवीय के सपनों के अनुसार यह दीक्षांत समारोह जारी है। उसी पर मैंने कल कुछ भारतीय ज्ञान परंपरा के को याद करते हुए कुछ उसके इतिहास और कुछ को जोड़कर कुछ बातें शुरू की थी, जिसमें साथियों कल मैंने श्रवण की विद्या, श्रवण के बारे में बात की। अंतिम जो शब्द थे मेरे, वो श्रवण की विद्या थी कि कैसे श्रवण की विद्या ज्ञान अर्जन की महत्वपूर्ण विद्या थी प्राचीन काल में। प्राचीन जो हमारे विश्वविद्यालय आश्रम हुआ करते थे, और उस श्रवण की विद्या से उस समय के विद्यार्थी मनन करते थे और उससे मेधा शक्ति से ज्ञान का विस्तार करके वो संवाद करते थे। यहाँ पर मैंने बात की और इस करीब करीब ये बात उस यहीं पर रुक गई थी, क्योंकि कनेक्टिविटी कम हो गई थी। आज मैं थोड़ा उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा साथियों, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्नातक और परास्नातक की उपाधि महत्वपूर्ण है। दुनिया में कल्पना कीजिए कि 108-9 वर्षों का इतिहास, कितने लाखों लाख विद्यार्थी इस पूरे दुनिया में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी फैले हुए हैं, जिन्होंने अनंत काल तक चिर सेवा देते रहे हैं और देते रहेंगे। उस पर मैंने एक प्राचीन परंपरा के अनुसार विश्वविद्यालय इतिहास के बारे में कुछ चर्चा करने की कोशिश शुरू की। अगर आज खत्म नहीं होगा तो कल खत्म करूंगा। साथियों, जब मैंने कल मेधा शक्ति की बात की थी, श्रवण की बात की थी, तो वैदिक काल में अध्ययन की विषय वस्तु निश्चित होती थी। वे थे वेद, वेदांग, व्याकरण, दर्शन, छात्र, विद्या, राजधर्म, संगीत, नृत्य, कला, विज्ञान, सैन्य विज्ञान और गणित। ये वैदिक काल के सिलेबस थे। कुलगीत में आपने सुना है कि प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर के बाद जो विषय दिया गया है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस प्राचीन वैदिक परंपरा के अधिकांश विषय लिए थे 1916 में। ये सामग्री थी, इसका उल्लेख है वेद में। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि नारद ने सनत कुमारों से स्वयं को विद्यार्थी बनाने का आग्रह कर दिया। तो सोचिए, नारद कितने विद्वान थे, लेकिन परंपरागत ढंग से वैदिक काल का वर्णन यह है कि उन्होंने स्वयं को विद्यार्थी बनाने का उनसे आग्रह कर दिया। सनत कुमार ने पूछा कि वे क्या जानते हैं। देखिए, ये कैसे साक्षात्कार इंटरव्यू हो रहा है प्रवेश के लिए, और किससे? नारद से। और उसमें जिक्र है अधि ही भगव इति होपसाद
सनत कुमारम नारदस्त होवाच ये द्वत्थ तेन मोपसीद ततस्त ऊर्ध्व वक्षामिति स हुआच। ये जिक्र है। उत्तर क्या मिला नारद की तरफ से कि परम श्रद्धेय सनत कुमार को बोल रहे हैं, मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, व्याकरण, पितर्या, राशि, दैवा, निधि, वकोवाक्यम, एकयानम, देव विद्या, निरुक्त, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, छात्र विद्या जिसको मिलिट्री सिस्टम कहते हैं, नक शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, सर्व विद्या, देवाजन विद्या, फाइन आर्ट्स, नृत्य, गीत वाद्य और अन्य 64 कलाएं, शिल्पादि उसका अध्ययन किया। अब कल्पना कीजिए कि कितने विषय रहे होंगे। ये तो जिक्र है साथियों। यह सारे के सारे चीज हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा का अंग है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि मेरा विषय यही था कि इसको पूरा कैसे करूं। सच में शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य स्वयं का ज्ञान है। आत्मज्ञान से मोक्ष, साल्वेशन, आत्मज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। यह सबको समझना होगा। हर विद्यार्थियों को जो कल पाए, आज पाए और कल हमारे डीएवी पीजी कॉलेज के सभी विद्यार्थी पाएंगे, उनके लिए संदेश है कि आत्मज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राचीन आश्रम के कुलपति, जिसको हम ऋषि कहते हैं, भौतिकता या वैश्विक ज्ञान को दरकिनार कर रहे थे। ऐसा कदापि मत सोचिएगा साथियों कि मैं कोई पुरानी बात कर रहा हूं। नहीं, उस समय भी नूतन बात हुआ करती थी, उस समय का आधुनिक भी बातें हुआ करती थी। वे भौतिकता और वैश्विकता के समर्थक भी थे। हमारे वेद काल के ऋषि, जो कुलपति आज के होते हैं, उस समय के ऋषि। यानी मोक्ष जीवन के उद्देश्यों में एक था। यह तो सत्य। मोक्ष यानी साल्वेशन, आत्मसंतुष्टि, आत्मज्ञान, ये मोक्ष है। कहां हमको तृप्त होना है, कहां हमें संतुष्ट होना है, किसका कल्याण करना है, ये आत्मज्ञान आपको होना ही चाहिए विद्यार्थी के रूप में। इसीलिए अन्य जो चीजें थी इसके अलावा, वो है धर्म यानी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, अर्थ यानी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, और काम यानी इंजॉयमेंट ऑफ लॉफुल प्लेजर। यही तो पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ है साथियों। वस्तुतः शिक्षा का उद्देश्य पुरुषार्थ चातुष्टय है। अंत में मैं यही कहना चाहता था कि पुरुषार्थ चातुष्ट में मोक्ष हमारा उद्देश्य है, आत्मज्ञान। लेकिन किसके कलेवर में? ये जो मैंने बताया कि कैसे धर्म, अर्थ, काम के कलेवर में आपको आगे बढ़ना है। अब हमें चिंता करनी है। हम प्रोफेसर हैं, हम अध्यापक हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में पढ़ाते हैं। लेकिन जितने लोग भी जहां भी इस देश में पढ़ाते हैं, कि क्या हमारा विश्वविद्यालय आज संपूर्ण शिक्षा दे पा रहा है? क्या विश्वविद्यालयी कुलपति संपूर्ण शिक्षा को प्रेरित कर पा रहे हैं? ये सभी प्रश्न साथियों काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पंडित मदन मोहन मालवीय के समक्ष उपस्थित थे। ये बात समझ लीजिए। हम लोगों ने बहुत काम किया उस पर, भाई साहब के साथ मिलकर हमने। साथियों, प्राचीन काल में विद्यार्थी, देखिए आज का महत्व बता रहे हैं, जो दीक्षांत समारोह हो रहा है उसको मैं जोड़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात घर लौटता था। गुरुकुल में शिक्षा समाप्त करने के बाद विद्यार्थी का समावर्तन होता था। यही समावर्तन आज का दीक्षांत समारोह है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 105वां समावर्तन दीक्षांत समारोह हमारे वेद काल से है।
और समावर्तन में अनेक, अब देखिए होना क्या चाहिए, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ पारंपरिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान का वर्णन कर रहा हूं। किसी के कारण श्रवण, कोई श्रवण कर ले, आत्मज्ञान हो सकता है। अब मेरे लिए आत्मसंतुष्टि का विषय होगा साथियों। समावर्तन में यानी दीक्षांत समारोह में अनेक सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक कृत्य होते थे। यह ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का स्तर था। हमने कहा ना कि ब्रह्मचर्य आश्रम उसका समाप्ति का स्तर था। तब विद्यार्थी स्नातक हो जाता था। जब विद्यार्थी गुरुकुल से अपने गुरु से पृथक हो जाता था तो गुरु उसे समारोह व्याख्यान देता था। समारोह व्याख्यान यानी दीक्षांत समारोह का व्याख्यान, जो कल कुलपति ने किया या मुख्य अतिथि ने दिया। और साथियों, तो इन जो सफल विद्यार्थी एक साथ बैठकर, ये सफल विद्यार्थी समाज और राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करते थे। अद्भुत था वो काल। आज केवल डिग्री लेके, उपाधि लेकर हम जश्न मना के घर चले जाएं और रोजी रोटी की चिंता करके अपने में डूब जाएं, यह स्नातक या परास्नातक का धर्म नहीं है। विद्यार्थियों, आप दायित्ववान हो गए। आपके सामने लक्ष्य है समाज के साथ जुड़ने का, व्यष्टि से समष्टि की ओर बढ़ने का और परमिष्टि की ओर आगे चलने का, एकात्म मानववाद के कलेवर में डूब जाने का, राष्ट्र की सेवा करने का। केवल स्नातक डिग्री नहीं है, दायित्व है। एक साथ बैठकर विमर्श करना सीखना होगा। विचार विमर्श की विधि सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वाद विवाद विमर्श, ऋषियों के लेक्चर आदि उस समय भी होते थे, आज होते रहने चाहिए। खास करके दीक्षांत समारोह के संदर्भ में किसी एक विषय पर बात होनी चाहिए। इसका अर्थ होता है ये साथियों कि दुनिया में सेमिनारों, देखिए ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। दुनिया में सेमिनारों और कॉन्फ्रेंसों की उत्पत्ति वैदिक ऋषियों द्वारा ही हुई है। यह सिद्ध हो गया है। तैत्तिरीय उपनिषद की मैं बात कर रहा हूं। वैदिक संदर्भों के अनुसार साथियों 3 तरह की शैक्षणिक संस्थाएं प्रारंभिक भारत में थी। पहला गुरुकुल था, जो विश्वविद्यालय के स्थान की पूर्ति करता था। विश्वविद्यालय के रूप में गुरुकुल शिक्षा, शिक्षण, ज्ञान विज्ञान, शोध का केंद्र था। गुरुकुल में कोलाहल नहीं था, सर्वत्र शांति थी। गुरुकुल पर्यावरण की दृष्टि से बहुत संपन्न था। विश्वविद्यालय में पर्यावरण संतुलन विद्यार्थियों की मानसिक सुदृढ़ता का महत्वपूर्ण कारक था। ये क्या विद्यार्थी जानते हैं? ये जानना पड़ेगा। विश्वविद्यालय में केवल शिक्षण कार्य नहीं, चरित्र निर्माण पर विशेष जोर दिया जाता था। पंडित मदन मोहन मालवीय यही बात कहते थे, हम चरित्र का निर्माण करते हैं, मनुष्य का निर्माण करते हैं। सांस्कृतिक मनोवृत्ति का निर्माण विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य था। ये मैकाले के बाद अब जो शिक्षा नीति आई है उसमें इस बात को कहा गया है, लेकिन इंप्लीमेंट करने वाला हम ही तो हैं। कैसे करें? क्या ये विचार हो रहा है सामूहिक रूप से? सांस्कृतिक मनोवृत्ति यानी कल्चरल एस्पिरेशन के साथ, तभी तो भारत एक होगा, भारत श्रेष्ठ होगा। यह अनिवार्य था पहले। अनुशासन और नियम पालन विश्वविद्यालय या गुरुकुल के स्तर पर निर्धारित होता था। वह उस समय भी परिषद, शैक्षणिक परिषद, जैसे हम लोगों के काउंसिल है, पूरे अध्यापकों का ईसी वगैरह है, ये सब उस समय भी होता था। इस बात का मनन करना चाहिए। और साथियों, वैदिक काल में गुरुकुल आश्रमों का विस्तार जब हुआ था तो देश भर में गुरुकुलों और आश्रम की संख्या बहुत बढ़ गई थी। एक बात और
दो चार बात और कह के समाप्त करता हूं। रामायण युग में, क्योंकि रामराज की परिकल्पना है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर पूर्ण हो चुका है। रामायण युग में वशिष्ठ का नाम सबको जानता है, सबको जानना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण कुलपति थे। वशिष्ठ के नियंत्रण में अनेक आश्रम और गुरुकुल थे और सभी में साथियों 10,000 विद्यार्थी रहते, खाते और शिक्षा प्राप्त करते थे। वशिष्ठ शब्द का निहितार्थ है जो हजारों को भोजन प्रदान करे, उसे वशिष्ठ कहते हैं। हमारे वर्तमान कुलपति को वशिष्ठ बनना होगा। भगवान राम के दादा राजा दिलीप वशिष्ठ के गुरुकुल और आश्रम में नियमित दौरा करते थे। साथियों, प्रयाग में ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। यह आश्रम एक तरह से विश्वविद्यालय की ही तरह था और वहां भी 10,000 से अधिक विद्यार्थी रहते और खाते थे। ये सारी बात मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारा कितना रिच हेरिटेज है, संस्कृति का हेरिटेज, विद्या का हेरिटेज, संस्कार का हेरिटेज कितना रिच है, इसे आज के विद्यार्थियों को जानना होगा। और यही नहीं, महाभारत काल में आश्रम विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र बने हुए थे। वहां भी जो हम बोल रहे हैं आज समय कि सारे विद्यार्थियों के लिए ये सब व्यवस्थाएं बनी थी। और एक बात मैं बताऊं कि महाभारत में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कण्व ऋषि का था। कण्व का नाम सबको जानना चाहिए, सब जानते होंगे। कण्व का आश्रम या विश्वविद्यालय कह लीजिए पवित्र मालिनी नदी के किनारे था। साथियों, आश्चर्य की बात है कि देश के सभी आश्रम या विश्वविद्यालय पवित्र नदियों के किनारे ही अवस्थित रहे। अब कल्पना कर दीजिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय प्रयागराज से आके काशी में ही गंगा के किनारे क्यों विश्वविद्यालय बनाने की जिद कर रहे थे काशी नरेश से? क्योंकि वो परंपरा को जानते थे, महत्व को जानते थे। इसे हर विद्यार्थी नहीं समझेगा, नहीं गुरेगा, तो हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्नातक परास्नातक दुनिया से अलग है। वो हमेशा नदी किनारे अवस्थित होता था। विश्वविद्यालयों का नदियों से संबंध क्या है? क्या यह शोध का विषय नहीं है? यह शोध का विषय है और हर विषय के लोग इस पर शोध करना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ? सभ्यताएं भी नदी किनारे बनी, विश्वविद्यालय भी नदियों किनारे बना थी। यानी नदियों की पवित्र धाराओं से ज्ञान का संबंध है। शकुंतलोपाख्यान में कण्व ऋषि के आश्रम या विश्वविद्यालय का वर्णन हमें मिलता भी है। और एक बात और है, महर्षि व्यास, उनका भी आश्रम विश्वविद्यालय था। साथियों, व्यास उसके कुलपति थे। काशी खंड हमारे मित्र दयाशंकर जुड़ गए हैं, इनके कहने पर मैं इसको पूरा कर रहा हूं। आज का लेक्चर लखनऊ से जुड़े हुए हैं और इनके यहां से मैंने पुस्तक मांगा और चुरा के रख लिया है। इनको वापस नहीं किया और ये मांग भी नहीं रहे। उससे मैंने बहुत काम किया है। व्यास काशी खंड जो कि स्कंद पुराण के अध्यायों में लिखा है, वह उल्लेखित है कि व्यास के आश्रम में 10,000 विद्यार्थी रहते थे। जब एक काशी की नारी को व्यास ने अपने आवास पर भोजन के लिए आमंत्रित किया तो जानते उसने क्या उत्तर दिया था कि कुलपति जी, मेरे साथ 10,000 अन्य विद्यार्थी भी हैं। अब देखिए कैसे पहले साक्षात्कार होता था, कुलपति कैसे होते थे, कैसे लोगों की परीक्षाएं ली जाती थीं और कैसे विश्वविद्यालय चलते थे। उसने कहा कि कुलपति जी, मेरे साथ 10,000 अन्य विद्यार्थी भी हैं
अयुक्तम मम शिष्यायुतम संपत्ति महम वृणे। कुलपति और विद्यार्थी, इसका मतलब साथ भोजन करते थे। साथियों, यह एक तरह से समावेशी शिक्षा की उन्मुक्त व्यवस्था थी। ये जो इंक्लूसिव कहा जाता है, ये इंक्लूसिव का शब्द केवल कहावत है। वास्तव में वैदिक काल हमारा समावेशी था। ये आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं अपने व्याख्यान में। अवंतिका में ऋषि संदीपनी का विश्वविद्यालय उस समय समस्त विश्व का पहला और एकमात्र सैनिक विश्वविद्यालय था। अब देखिए, कल्पना कीजिए, सैनिक विश्वविद्यालय। ऋषि संदीपनी काशी के ही थे, जहां से मैं बात कर रहा हूं, काशी के थे। काश्याम संदीपनी नाम ह्वान्ति पूर्वासिनम, भगवत गीता में लिखा है, श्रीमद् भागवत में। उन्होंने काशी से जाकर अवंतिका, उज्जैन, वहां पर विश्वविद्यालय का निर्माण किया। कृष्ण और बलराम की शिक्षा उसी संदीपनी विश्वविद्यालय में हुई। संदीपनी एक ऐसे कुलपति थे जो अपने शिष्यों और विद्यार्थियों के साथ देश की एकता के लिए भ्रमण करते रहे। क्या हम कर रहे हैं? हम तो अपने निजी स्कॉपस में, पब्लिकेशन और कॉन्फ्रेंस में वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए स्वयं भ्रमण करते हैं। साथ में भ्रमण करने का प्रावधान ही यूजीसी में नहीं है, शिक्षा नीति में ही नहीं है। हमें शौक है, हम अपने मन से अपने विद्यार्थियों को ले जाते हैं, 4-5 विद्यार्थियों को वहाँ प्रस्तुत कराते हैं, क्योंकि मेरे मन में ये सब भाव चलता रहता था। मैं ले जाता हूँ, लेकिन खर्च उनको करना पड़ता था। कुछ खर्च हम करते हैं, लेकिन पहले ऐसे था कि साथ में कुलपति ले जाते थे। क्यों? क्योंकि एकता के लिए भ्रमण करना पड़ता है। साथियों, वे जब मथुरा पहुंचे, जब कृष्ण ने कंस का वध किया था, हम लोग तुलसी घाट पर कृष्ण लीला करते हैं, हर बार कंस वध में यही रहते हैं जिस दिन देव दीपावली मनाई जाती है। संदीपनी उनकी वीरता से प्रभावित हुए, किसके? कृष्ण की। और दोनों के यज्ञोपवीत संस्कार के बाद अपने विश्वविद्यालय में उन्हें प्रवेश दिया, राम बलराम को। कुलपति संदीपनी के भ्रमण के दौरान भी उनका विश्वविद्यालय चलता रहता था। अर्थात विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत चुस्त थी। माने कुलपति नहीं है तो भी निर्वाह चल रहा है। पंडित मदन मोहन मालवीय अनायास ही महामना नहीं थे, इस तरह की बातों को जानते थे, गूढ़ता को पहचानते थे, इसलिए ढूंढ कर श्रेष्ठ अध्यापकों को यहां लाते थे। विद्यार्थियों का चयन वो करते थे, कोई विद्यार्थी मिल गया, श्रेष्ठ मिल गया, उसका एडमिशन करते थे। इस तरह की प्रवेश परीक्षाएं का जमाना नहीं था, ज्ञान के प्रसंस्करण का जमाना था। तो कहने का अर्थ है साथियों कि विश्वविद्यालय चलता रहे सतत, ऐसी व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। संदीपनी ने अपने विद्यार्थियों को शस्त्र, शास्त्र और संध्या के अनुशासन का पाठ बहुत पढ़ाया था। और उसके लिए वो क्या करते थे? भिक्षाटन करते थे। अब कल्पना कीजिए, हम लोगों ने दयाशंकर को पता है, सबसे हमने प्रमोद भैया भी जुड़े हुए हैं, अनुभव जी जुड़े हुए हैं, पंकज सिंह जुड़े हुए हैं। हमने 100वें साल पर भिक्षाटनी तो किया था, हमने लिखा था महामना के भिक्षाटना अनुभूति। संदीपनी उस समय भिक्षाटन करते थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को भिक्षाटन की शिक्षा दी। भिक्षुक के रूप में शिक्षक और कुलपति और विद्यार्थी का ज्ञान दान के अधिकारी हैं। संदीपनी ने कुश्ती, कसरत, गो दुग्ध, मल्ल कला पर विशेष जोर दिया था। अब ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय ने जिस भिक्षाटन की शुरुआत की, संदीपनी उसके स्रोत थे। जिस कुश्ती, मल्ल और गो रक्षा की बात करते थे, संदीपनी वो काम करते थे उस दौरान।
इसका मतलब है पंडित मदन मोहन मालवीय साथियों भिक्षाटन पर विश्वविद्यालय जो बनाने की प्रेरणा पाई वो ऋषि संदीपनी की देन रही होगी। अब कितना अद्भुत प्रसंग मैं आपको बता रहा हूं। ये कृति योग है, अनुकरण नहीं है। साथियों मैं एक चीज और बता दूं, मालवीय जी ने जब भिक्षाटन किया था ना तो उन्होंने अपने विद्यार्थियों से भिक्षाटन करवाया था। अब ये खोजना, ये शोध कर ले कोई करवाया था कि नहीं। अगर उस संदीपनी से प्रेरणा पाए थे तो अवश्य रूप से किसी न किसी विद्यार्थियों का समूह बनाकर भिक्षाटन कराते रहे होंगे। ये सारी बातें, क्योंकि हमारा 150वां दीक्षांत समारोह चल रहा है, कल है, आज था, कल रहे, कल हमारा है डीवीपीजी कॉलेज के हमारे विद्यार्थियों को मिलेगा। इसलिए मुझे और गूढ़ता का अनुभव हो रहा है, मैं और बातें बोल रहा हूं साथियों। और एक बात कह के बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, कोशिश करूंगा कल समाप्त करूं। नैमिषारण्य, हम और दयाशंकर वहां गए हैं। दयाशंकर सुन रहे हैं? नैमिषारण्य में तत्कालीन समय में एक बहुत महान विश्वविद्यालय था। नैमिषारण्य जाना चाहिए सभी को। उसके कुलपति ऋषि शौनक थे। साथियों पुराणों में नैमिषारण्य का व्यापक वर्णन मिलता है। इस विश्वविद्यालय में 26,000 ऋषि मतलब प्रोफेसर। आज के प्रोफेसर को ऋषि में क्या कहें, स्वयं को ऋषि में क्या कहूं। मैं तो धूल के समान भी नहीं हूं ना। शब्द सुन के रोमांचित हो रहा हूं कि काश शौनक के समय हम रहे होते। 26,000 ऋषि यानी आज के प्रोफेसर रहते थे। 20,000 से अधिक संख्या में छात्र रहते थे। नैमिषारण्य हम लोग गए थे, सब जानकारी इकट्ठा की थी। इसका अर्थ यह हुआ साथियों कि छात्र पर एक छात्र पर एक प्रोफेसर अर्थात ऋषि शिक्षण के लिए उपलब्ध थे। अब रेशियो देखिए, टीचर्स स्टूडेंट रेशियो पर बात होती है, आलोचना भी होती है। क्वालिटी एजुकेशन इसीलिए प्रभावित होता है। एक प्राचीन काल में देखिए, एक विद्यार्थियों पर एक ऋषि, 26,000 ऋषि प्रोफेसर, 20,000 विद्यार्थी। साथियों देश भर में अनेक प्रोफेसर या ऋषि वहां पर नैमिषारण्य में जाते थे। ऋषि कुलपति व्यास वहां कुलपति थे, वहां जाकर राजनीति पर अपना आख्यान दिया था। जैसे हम लोग जाते हैं आख्यान देने, उस समय भी आख्यान देने जाते थे। व्यास के छात्र सूत, जो तत्कालीन समय में बड़े पौराणिक थे, नैमिषारण्य आए। कुलपति शौनक ने उनका स्वागत किया और उनसे अनुरोध किया कि धार्मिक डिस्कोर्स पर व्याख्यान दें। अब श्लोक है, मुझे श्लोक कंठस्थ नहीं ना मैं बोल पाऊंगा, लेकिन धार्मिक डिस्कोर्स की बात की थी। और जानते हैं नैमिषारण्य प्रसिद्ध क्यों था? इसलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए संदेश है, कुलपति के लिए संदेश है, और प्रोफेसर्स और हेड और डीन्स के लिए संदेश है। क्यों प्रसिद्ध था नैमिषारण्य मालूम है? वहां सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, डिस्कोर्स, संवाद निरंतर चलता रहता था। यहां भी चलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन डिस्कोर्स का एक आनंददायक परिणाम भी आता था। और पाठ्यक्रम जो होता था ना, देश और काल के अनुसार परिवर्तन होता रहता था। साथियों यह सारी बात लास्ट में समाप्त करता हूं कि हम लोग केवल तक्षशिला और नालंदा की बात करके खत्म कर देते हैं। कितना प्राचीन मैं बात बता रहा हूं। केवल हम तक्षशिला और उसकी बात नहीं करना चाहिए। यह जरूर है कि ईसा के 7 शताब्दी पूर्व तक्षशिला एक बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जिसको दुनिया में लोग जानते हैं। वर्तमान में ये रावलपिंडी के आसपास होगा, जो कि व्यापारिक मार्ग था। लेकिन तक्षशिला की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? चिकित्सा विज्ञान को विकसित करने में उसका योगदान। साथियों तक्षशिला में मेडिसिन, सर्जरी, फार्मेसी के विश्व पृथक संस्थान थे। ये सारी बातें इतिहास में दर्ज है।
और तक्षशिला के काल में बनारस उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। बनारस का तो काशी का कोई जवाब ही नहीं था। ज्ञान की कुछ विधाएं केवल बनारस में ही हुआ करती थी। साथियों, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनारस में 8 विश्वविद्यालय थे। 8 विश्वविद्यालय 4वीं ईसा पूर्व में ही। अब देखिए, मैं बता रहा हूं, आप चौंकेंगे, मजा आएगा सुन के, चौंकेंगे। कौन से थे? पहला आनंद कानन विश्वविद्यालय था। काशी पूरा आनंद कानन था, लेकिन आनंद कानन विश्वविद्यालय था 4वीं शताब्दी में। रुद्र कानन विश्वविद्यालय था। सरस्वती कानन विश्वविद्यालय था। महाबन विश्वविद्यालय था। गंगा तरंग विश्वविद्यालय था। असीवन, वरुणासी असीवन विश्वविद्यालय था। माहेश्वर वन विश्वविद्यालय था। और ब्रह्ममन। 8 प्रकार के काशी में विश्वविद्यालय का प्रारूप थे। भारतीय ज्ञान परंपरा पर शोध करें, वो ये सब बातें बोलें। ये सभी आश्रमों के नाम थे काशी में। और हमने पहले ही कह दिया कि आश्रम मतलब विश्वविद्यालय। इसमें रुद्र कानन में, साथियों काशी की बात कर रहा हूं, रुद्र कानन में 10,000 से अधिक ब्रह्मचारी न्याय और व्याकरण की शिक्षा प्राप्त करते थे। और इसके कुलपति कौन थे? ऋषि पंचनंद। गंगा तरंग में विदुषी मेहा कुलपति थी, जो नारी के रूप में देश के एकमात्र कुलपति थी। सोचिए, हम लोग नारी के विभेद का डिस्कोर्स करते, एकमात्र कुलपति उस समय थी 4वीं शताब्दी में। इस विश्वविद्यालय में क्या सिखाया जाता था? नटराज संगीत की शिक्षा प्राप्त होती थी। अर्थात संगीत विश्वविद्यालय था काशी में उस समय। काशी में ज्ञान की विशेषता प्राप्त करना तब भी आवश्यक था, और पंडित मदन मोहन मालवीय ने समझा, इसलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया। अब भी आवश्यकता है। असीबन, जो लुप्त हो गया नदी, असीबन भी एक विश्वविद्यालय था, जिसके कुलपति कौन थे? ऋषि करकेश। इस विश्वविद्यालय की शिक्षा जानते हैं क्या थी? कर्मकांडी ज्ञान। ये सब बातें शोधात्मक रूप से मैं बोल रहा हूं। अस्सी का कोना कोना विश्वविद्यालय था। इसीलिए चीनी यात्री नालंदा होते हुए आया था 629-645 तक, वेन सांग जिसका नाम था, उसने नालंदा में शिक्षा ग्रहण की थी। नालंदा भी एक विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण था। ये सारी बातें हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का अंग है। नालंदा उच्च शिक्षा और उच्चकृत अध्ययन का केंद्र था, इसलिए तक्षशिला और नालंदा की बात करते हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द भी बहुत सारी बातें हमको करनी चाहिए। और आज मेरा उद्देश्य था साथियों कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भारतीय और मुस्लिम शिक्षा परंपरा का बहुत गंभीरता से अध्ययन किया था। अति सेकुलर थे, लेकिन हिंदू को वो राष्ट्र के अधीन मानते थे। वे आश्रम जैसे विश्वविद्यालय के साथ नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रतिरूप के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे। इसीलिए 1916 में जब काशी अर्थशास्त्र का वो बना दिया था। मतलब यह है, चलते चलते मैं अब समाप्त करूंगा, कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय 64 कलाओं से युक्त विश्वविद्यालय रहा है प्रारंभ से ही। और महामना ने विश्वविद्यालय की स्थापना भिक्षाटन से की। आज फिर हो रहा है, खत्म कर रहा हूं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने साथियों विश्वविद्यालय की स्थापना भिक्षाटन से की, और भिक्षाटन की प्रेरणा महामना को संदीपनी से प्राप्त हुआ। और अंत में हम ये कह सकते हैं, स्नातकों को इस दीक्षांत 105वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर खास करके अपने विद्यार्थियों को, कि वास्तव में काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय की प्राचीन परंपरा का निचोड़ है। गौरवान्वित होइए, आप स्नातक हो रहे हैं, आप परास्नातक हो रहे हैं, आप
पीएचडी की उपाधि धारक हो रहे हैं। आप धन्य हैं, हम धन्य हैं, हम सब जुड़े हुए हैं, सब धन्य हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, स्नेहाशीष देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा का थोड़ा निचोड़ आपके हृदय और मस्तिष्क में बसे, ताकि हम आंतरिक ज्ञान से प्रकाशित होकर इस काशी के काश्य का एक कण बन सकें। धन्यवाद। रत्नेश भी जुड़ गए हैं, आदित्य भी जुड़ गए हैं, सभी लोग जुड़े रहे, अच्छा लगा। मैं कल थोड़ा अधूरा था, अच्छा हुआ टुकड़े में हो गया, आज मैंने इसको पूरा कर दिया, कल मुझे इस पर नहीं बोलना। समस्त काशी हिंदू विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं विद्यार्थियों को 105वें दीक्षांत समारोह में जिसको भी डिग्रियां बटी हैं, उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं, इस उम्मीद के साथ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय दुनिया का ऐसा विश्वविद्यालय है जिसको पंडित मदन मोहन मालवीय ने संदीपनी के से प्रेरणा पाकर विक्षाटन से बनवाया था और प्राचीन परंपराओं का निचोड़ बनाकर समय के साथ समयानुकूल विषयों में परिवर्तन करके प्रतीचि और प्राच्य का मेल सुंदर करते हुए हम सब की उत्पत्ति की। पंडित मदन मोहन मालवीय का कल हिंदी तिथि के अनुसार मैंने शुरू किया था, उनका जन्मतिथि था। आज मैं इनको प्रणाम करता हूँ, सशक्त नमन करता हूँ कि उनके बगिया के फूल सुगंधित रहें और विश्व में महकते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।